प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 के अध्याय 4 में वर्णित एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी के पन्ने से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार से है, यह 60 लाख लोगों की तरफ से बोलने वाली एक आवाज है। एक ऐसी आवाज जो किसी संत या कवि की नहीं बल्कि एक साधारण लड़की की है। इल्या इहरनबुर्ग की इस टिप्पणी के संदर्भ में एन फ्रैंक की डायरी के पठित अंशों पर विचार करें। जैसा कि नीदरलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया था और हिटलर द्वारा यहूदियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार किया जाना प्रारंभ हो गया था, एन फ्रैंक को भी अज्ञातवास में छुपकर रहना पड़ा था। युद्धकालीन परिस्थितियों का वर्णन उसने अपनी डायरी में किया है। एन फ्रैंक की डायरी इस चीज के लिए, युद्धकालीन परिस्थितियों के वर्णन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन दस्तावेज के रूप में हमें प्राप्त हुई है, क्योंकि कोई अगर व्यक्ति स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हो, जिसने उस समय के पूरी की पूरी परिस्थितियों को स्वयं भोगा हो, यानी स्वयं भुक्त भोगी हो, उसके द्वारा जो कही गई बातें हैं वे अधिक प्रामाणिक एवं सत्य मानी जा सकती है। एक साधारण सी लड़की एन फ्रैंक ने अपने इस अज्ञातवास और युद्धकालीन स्थितियों को स्वयं भोगा है, स्वयं ने देखा है और उनका वर्णन उसने अपनी डायरी में किया है। क्योंकि 60 लाख यहूदी लोगों के साथ में जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार हुआ, जिस प्रकार से इन लोगों को दबाया गया, इसका वर्णन एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किया है। भय, भूख, आतंक, हर प्रकार से डर, हवाई यान द्वारा, वायुयानों द्वारा किए जाने वाले आक्रमण का डर, राशन की कटौती, बिजली की कटौती और इसी प्रकार से युद्धकालीन परिस्थितियों के अंतर्गत होने वाली विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन एन फ्रैंक ने अपनी इस डायरी के माध्यम से किया है। इस प्रकार इल्या इहरनबुर्ग की यह टिप्पणी पूरी तरह से ठीक और सटीक बैठती है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में हिटलर का शासन था। उस समय अपनी नस्लवादी नीतियों के कारण हिटलर ने वहां रहने वाले 60 लाख यहूदियों को अनेक यातनाएं झेलने के लिए विवश किया था। एन फ्रैंक भी यहूदी परिवार की लड़की थी तथा उसे भी अपने परिवार के साथ 2 वर्ष से भी अधिक समय तक अनेक कष्टों को झेलना पड़ा था। युद्धकालीन अज्ञातवास की उसी अवधि में उसने उन सब स्थितियों को देखा और अपनी डायरी में इन सब का उसने वर्णन किया। युद्धकालीन अज्ञातवास की उसी अवधि में उसने उन सब स्थितियों का वर्णन अपनी डायरी में किया। उस समय यहूदियों को अपने अपने घरों से भागकर अज्ञात स्थानों पर रहना पड़ा था। सब यहूदियों ने अपने घर छोड़ दिए थे और अपने प्राणों की रक्षा करते हुए अज्ञात स्थान पर इन सभी लोगों को रहना पड़ा था। उन्हें आतंक, भय, भूख प्यास, पकड़े जाने की चिंता एवं हवाई हमलों के भय से रात दिन भूमिगत रहना पड़ा था। ये बिल्कुल अपने आप को बचाते हुए, छुपाते हुए अपने जीवन यापन में लगे हुए थे। वे न दिन में बाहर आ सकते थे, न रात में निश्चिंत सो सकते थे। न दिन में चैन था, न रात में निश्चिंतता थी। राशन की कमी, बिजली की कटौती तथा चोर उचक्कों का भय भी बना रहता था। राशन भी नहीं मिलता था, बिजली की भी खूब मात्रा में कटौती होती थी और चोर उचक्कों का तो बहुत अधिक मात्रा में भय उत्पन्न हो गया था। यातना गृहों एवं नाजी शिविरों में अमानवीय व्यवहार किया जाता था। इन सब बातों का सांकेतिक वर्णन एन फ्रैंक ने अपनी डायरी के पन्ने में किया है। इसी कारण यह 60 लाख यहूदियों की तरफ से बोलने वाली एक ऐसी आवाज है जो किसी संत या कवि की न होकर एक भुक्तभोगी लड़की की है, एक साधारण लड़की की है जिसने प्रत्यक्ष रूप से इन सभी परिस्थितियों को देखा है। यानी एक भुक्तभोगी लड़की की यह वाणी है। अतः एन फ्रैंक की डायरी को लेकर इल्या इहरनबुर्ग की उक्त टिप्पणी पूर्णतया उचित एवं सटीक है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है,
काश कोई तो होता जो मेरी भावनाओं को गंभीरता से समझ पाता। अफसोस ऐसा व्यक्ति मुझे अब तक नहीं मिला। क्या आपको लगता है कि एन के इस कथन में उसके डायरी लेखन का कारण छिपा है? कोई भी व्यक्ति जब अपने हृदयगत भावों को किसी भी व्यक्ति को कह देता है तो वह अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता है। जब कोई व्यक्ति अपने हृदयगत भावों को किसी को कह नहीं पाता तब वह अपने हृदयगत भावों को लिखकर प्रकट करता है। डायरी लेखन भी ऐसी ही एक विधा है जिसमें कोई भी लेखक अपने मन के भावों को, मन के विचारों को लिखकर अभिव्यक्त करता है। एन फ्रैंक ने भी अपने जन्मदिन पर प्राप्त एक गुड़िया को संबोधित करते हुए, किट्टी को संबोधित करते हुए ही जन्मदिन पर प्राप्त एक डायरी में यह सारा वृतांत लिखा है। इस प्रकार से उसे कोई समझ भी नहीं पाता था। मिस्टर डसेल, मिसिस वानदान अथवा उसकी माताजी, ये सब लोग उसकी भावनाओं को ठीक प्रकार से नहीं समझ पाते थे। पीटर का उसके साथ में प्रेम प्रसंग था, लेकिन पीटर के साथ में भी भावनाओं का आदान प्रदान करना सहज नहीं था। इस प्रकार उसने अपने जन्मदिन पर प्राप्त हुई एक डायरी में अपने मन के भावों को लिखते हुए किट्टी नाम की गुड़िया को संबोधित करते हुए यह सारा वर्णन किया है। इस प्रकार एन के डायरी लेखन का कारण मुख्य रूप से इसी बात में है कि वह अपने हृदयगत भावों को ठीक प्रकार से अभिव्यक्त कर सके। इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह पूर्णतया सत्य है कि लेखक अपनी हृदयगत भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए लिखता है। यदि किसी को अपने हृदय की बात किसी भी अन्य व्यक्ति के सामने कहने का अवसर मिल जाता है तो उस बात को लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। कह करके व्यक्ति अपने मन का बोझ हल्का कर लेता है, लेकिन यदि उसको किसी को अपना बोझ बांटने का या कहकर हल्का करने का अवसर नहीं मिलता तब वह लेखन पद्धति के माध्यम से, लेखन विधा का उपयोग करते हुए अपने मन की बात की अभिव्यक्ति करता है। जब कोई श्रोता न मिले तब किसी अन्य पात्र को पत्र द्वारा या कल्पित पात्र को श्रोता पाठक मानकर लेखक अपनी बात कहना चाहता है। एन फ्रैंक के सामने भी यही स्थिति रही है। एन फ्रैंक अज्ञातवास के समय एनेक्सी में रहने वाले उन सभी में सबसे छोटी उम्र की थी। जो 8 लोग वहां रह रहे थे उनमें सबसे कम उम्र की एन फ्रैंक ही थी। मिसेज वानदान और मिस्टर डसेल प्राय उसकी नुक्ताचीनी करते थे। बात बात में कमियां निकालने की उनकी आदत थी और मिसेज वानदान और मिस्टर डसेल प्राय उसकी नुक्ताचीनी किया करते थे। इस कारण एन उनसे नफरत भी करती थी। उसकी मम्मी भी कोरी उपदेशिका बनी रहती थी। एन फ्रैंक की मम्मी उसके साथ में जो व्यवहार करती थी वह हमेशा उपदेश से भरा हुआ ही व्यवहार किया करती थी। उसकी मम्मी भी कोरी उपदेशिका बनी रहती थी। एन फ्रैंक की माताजी भी सदैव एन फ्रैंक को उपदेश ही दिया करती थी। केवल पीटर से उसकी दोस्ती थी, परंतु उससे भी संवाद करना एन को सरल नहीं लगता था। ऐसे में वह अपनी भावनाओं को किसी से भी खुलकर व्यक्त नहीं कर पाती थी। इस कारण उसने जन्मदिन पर मिली किट्टी नामक गुड़िया को लक्ष्य कर अपने हृदयगत भावों को डायरी में लिखना प्रारंभ किया। किट्टी नामक गुड़िया को संबोधित करते हुए उसने अपने मन के विचारों को, मन के भावों को डायरी में लिखना प्रारंभ किया। अतः स्पष्ट हो जाता है कि उसके इस कथन में ही उसके डायरी लेखन का कारण निहित है और यही यथार्थ कारण भी है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति के उपयोग का अधिकार बच्चे पैदा करें या न करें अथवा कितने बच्चे पैदा करें, इसकी स्वतंत्रता स्त्री से छीनकर हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित किया है बल्कि जनाधिक्य की समस्या भी पैदा की है। एन की डायरी के 13 जून 1944 के अंश में व्यक्त विचारों के संदर्भ में इस कथन का औचित्य ढूंढिए। जैसा कि एन फ्रैंक ने महिलाओं के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि महिलाओं को इस बात की आज़ादी होनी चाहिए कि वे कितने बच्चे पैदा करना चाहती है।
इस बारे में पुरुषों का किसी भी प्रकार का दबाव महिलाओं पर नहीं होना चाहिए। महिलाओं को भी अपने जीवन में बच्चे पैदा करने के इस अधिकार की रक्षा करते हुए पूरी तरह से अपने स्वास्थ्य एवं अपने जीवन की विकास की संभावनाओं पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। यह तो प्रकृति प्रदत्त प्रजनन शक्ति जो ईश्वर ने स्त्रियों को दी है कि वे बच्चा पैदा करें, और एन फ्रैंक भी यह कहती है कि स्त्रियां अवश्य ही बच्चे उत्पन्न करें, लेकिन यह स्त्रियों की इच्छा पर ही निर्भर करेगा कि वे कितनी मात्रा में बच्चे पैदा करना चाहती है। वे बच्चे पैदा करना भी चाहती है अथवा पैदा नहीं करना चाहती है, क्योंकि बच्चे पैदा करने का यह अधिकार तो स्त्रियों का है कि वे बच्चे पैदा करें अथवा बच्चे पैदा न करें, और कितने बच्चे वे पैदा करें इसकी स्वतंत्रता स्त्री से नहीं छीननी चाहिए। हमारी विश्व व्यवस्था ने न सिर्फ स्त्री को व्यक्तित्व विकास के अनेक अवसरों से वंचित कर दिया है, बल्कि इससे जनसंख्या वृद्धि की समस्या भी पैदा हो रही है। इस प्रकार से एन का यह कहना कि बच्चे पैदा करना पूरी तरह से स्त्री की अधिकार क्षेत्र के अंतर ही आता है, पूरी तरह से उचित है, और स्त्रियों को भी अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए अपने जीवन में सभी सुखद संभावनाओं का वर्ण करते हुए बेहतरीन जीवन जीना चाहिए। एन की डायरी के 13 जून 1944 के अंश में यह विचार बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट होता है, और भारत में भी जैसा कि हम देखते हैं स्त्रियों की दशा में अब उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। वे पूरी तरह से जन सहभागिता के साथ जुड़कर अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रही है, और इस प्रकार से भारत में भी स्त्रियों की दशा में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कुछ स्थानों पर पुरुषों का विशेष रूप से स्त्रियों पर शासन देखा जा सकता है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में एवं शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में स्त्रियों के स्वास्थ्य में, उनके जीवन स्तर में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। स्त्रियों की स्थिति के बारे में एन फ्रैंक ने अपनी डायरी के उक्त अंश में यह माना है कि पुरुष अपनी शारीरिक क्षमता के कारण स्त्रियों पर शासन करते हैं। पुरुष उन्हें घर बार से बांध कर रखते हैं। इससे स्त्रियों को उचित सम्मान नहीं मिलता है। स्त्रियां बच्चे को जन्म देने में जो पीड़ा सहती है, वह पीड़ा तो युद्ध में कोई भी सैनिक जब घाव प्राप्त करता है, पीड़ा प्राप्त करता है, कष्ट प्राप्त करता है, उस सभी प्रकार के कष्ट, पीड़ा और घाव से भी बच्चा पैदा करते समय स्त्री को दर्द होता है। इस प्रकार से स्त्रियां बच्चे पैदा करते समय बहुत अधिक पीड़ा सहती है। वे युद्ध में लड़ने वाले बहादुर सैनिक से कम नहीं है, और इस प्रकार स्त्रियों को भी बहादुर सैनिकों से अधिक ही बताया गया है। इस तरह स्त्रियां सदैव अपने ही कारण अपमान सहती है। एन यह नहीं कहती कि स्त्रियों को बच्चे जनना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति चाहती है कि वे ऐसा करें, क्योंकि प्रकृति ने बच्चे उत्पन्न करने का यह अधिकार पूरी तरह से स्त्रियों को ही दिया है। प्रकृति यह चाहती है कि स्त्रियां ही बच्चे उत्पन्न करें। एन कहती है कि ऐसे मूल्यों एवं ऐसे व्यक्तियों की भर्त्सना करनी चाहिए जो यह मानने को तैयार नहीं होते कि समाज में खूबसूरत और सौंदर्यमयी स्त्रियों का कितना महान और विशिष्ट योगदान है। ऐसे लोगों की तो भर्त्सना करनी चाहिए जो स्त्रियों के महान योगदान और विशिष्ट योगदान को रेखांकित नहीं करते। ऐसे लोगों की अवश्य ही भर्त्सना की जानी चाहिए। एन यह भी मानती है कि आने वाली शताब्दी में औरतों के लिए बच्चा पैदा करना अनिवार्य कार्य नहीं रहेगा। बच्चे पैदा करने के लिए स्त्रियों को किसी भी प्रकार से दबाव में नहीं लिया जा सकेगा, तब वे ज्यादा सम्मान और सराहना की हकदार बनेंगी। और भारत के बारे में इससे संबंधित स्थिति इस प्रकार से है। एन फ्रैंक को डायरी लिखे लगभग 8 दशक हो गए हैं।
आज भारत में औरतों को पहले की अपेक्षा अधिक सम्मान मिलने लगा है तथा उनमें सामाजिक जागृति आ रही है। अब तो भारत में स्त्रियों की स्थिति में बहुत अधिक तेजी से सुधार हो रहा है, सामाजिक जागृति आ रही है, वे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे तक बढ़ रही है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति कर रही है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हुए विभिन्न प्रकार की कार्य कुशलताओं में दक्ष होकर स्त्रियां जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की अशिक्षित औरतें अभी भी पुरुषों के शासन में रहती है और उनका शारीरिक शोषण भी हो रहा है, परंतु शहरी समाज में स्त्रियों की स्थिति में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, एन की डायरी अगर एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है तो साथ ही उसके निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी। इन पृष्ठों में दोनों का फर्क मिट गया है। इस कथन पर विचार करते हुए अपनी सहमति या असहमति तर्कपूर्ण व्यक्त कीजिए। जिस प्रकार से नीदरलैंड पर जर्मनी का कब्जा हो गया और पूरी तरह से युद्ध की परिस्थितियों में एन ने अपनी डायरी में युद्धकालीन घटनाओं का वर्णन किया है, वह प्रत्यक्ष दर्शा रही। उसने साक्षात सभी विवरणों को देखा और अपनी डायरी में अंकित किया। इस प्रकार से युद्धकालीन समयावधि में उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखे गए समस्त अनुभवों को एक भोक्ता की तरह से, एक भुक्त भोगी की तरह से, एक साक्षात दृश्य कर्ता की तरह से उसने सारे विवरणों को देखा और अपनी डायरी में लिखा। इस प्रकार से एन की यह डायरी एक ऐतिहासिक दस्तावेज बन जाती है। इतिहास का यह एक जीवंत दस्तावेज बन जाता है जो हमें युद्धकालीन सभी प्रकार की स्थितियों का साक्षात वर्णन दिखाता है। इसमें हमने यह देखा है कि 60 लाख यहूदियों के साथ में हिटलर द्वारा विभिन्न यातनाएं देकर बहुत ही अन्यायपूर्ण जीवन यापन करने का जिस प्रकार से व्यवहार किया है वह अत्यंत निंदाजनक है। 60 लाख यहूदियों के साथ में विभिन्न प्रकार की यातनाएं देकर हिटलर ने जिस प्रकार से जो व्यवहार किया है उसका वर्णन सांकेतिक रूप से एन फ्रैंक ने अपनी इस डायरी में किया है और इस प्रकार यह एक ऐतिहासिक जीवंत दस्तावेज बन जाता है। साथ ही साथ अज्ञातवास में रहने के दौरान 8 लोग जहां पर निवास करते थे वहां पर निजी सुख दुख से संबंधित बातें भी और भावनात्मक उथल पुथल से संबंधित बातें भी एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में अंकित की है। जैसा कि वह 8 सदस्यों में सबसे छोटी उम्र की थी और मिसेज वानदान और मिस्टर डसेल उसके कामों में नुक्ताचीनी करते थे। उसकी माताजी उसे उपदेश ही उपदेश दिया करती थी। उसकी भावनाओं को सामान्य तौर पर कोई नहीं समझता था। पीटर उसके साथ में प्रेम जरूर करता था, लेकिन पीटर के साथ संवाद करना भी बहुत ज़्यादा सहज और आसान काम नहीं था। इस कारण उसने अपने मन के भावों को अपने जन्मदिन पर प्राप्त डायरी में लिखते हुए अपनी गुड़िया जिसका नाम किट्टी था, किट्टी को संबोधित करते हुए उसने इस सारे वर्णन को लिखा है। इस प्रकार उसने ऐतिहासिक दस्तावेज भी प्रस्तुत किया है और अपने जीवन के निजी सुख दुख और भावनात्मक उथल पुथल का भी इसमें वर्णन किया है और इस प्रकार से यह वर्णन बहुत ही जीवंत एवं सहज रूप से किया है कि इन पृष्ठों में इन दोनों का ही फर्क मिट गया है। ऐतिहासिक दस्तावेज और जीवन के सुख दुख के भावनात्मक रचनात्मक वर्णन का आपस में अंतर ही समाप्त हो गया है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डायरी लेखन ऐसी विधा है जिसमें अपने जीवन के भोगे गए क्षणों एवं घटनाओं का वर्णन करने के साथ ही आसपास के परिवेश का भी वर्णन प्रसंगानुसार स्वाभाविक शैली में किया जाता है। एन ने भी अपनी डायरी में द्वितीय विश्व युद्ध की विभिन्न स्थितियों एवं घटनाओं का वर्णन साक्षात भुक्तभोगी एवं प्रत्यक्ष दृष्टा के रूप में किया है। उस समय हिटलर के नस्लवाद के कारण लाखों यहूदियों को अनेक यातनाओं और क्रूरता का सामना करना पड़ा। यहूदियों को, लाखों की संख्या में यहूदियों को अनेक यातनाएं सहनी पड़ी। उनके साथ में क्रूरता से भरा हुआ व्यवहार किया गया। इस प्रकार लाखों यहूदियों को अनेक यातनाएं सहनी पड़ी और उन्हें
अनेक प्रकार की क्रूरताओं का सामना करना पड़ा। एन के परिवार के समान ही अन्य यहूदी परिवारों को आत्मरक्षार्थ अज्ञात या गुप्त स्थानों पर लंबे समय तक निवास करना पड़ा। युद्ध काल की स्थिति में हिटलर ने जो क्रूरता दिखाई, ब्रिटिश सेना ने जो साहस दिखाया, टर्की ने मध्यस्थता की और नीदरलैंड ने जो अमानवीय आचरण किया, उन सभी घटनाओं का एन ने सांकेतिक उल्लेख किया है। युद्धकालीन एक जीवंत दस्तावेज के रूप में उसने इन सभी घटनाओं का वर्णन किया है। हिटलर ने जो क्रूरता दिखाई उसका वर्णन किया है, ब्रिटिश सेना ने जो साहस दिखाया उसका वर्णन किया है, टर्की ने मध्यस्थता की इसका वर्णन किया है और नीदरलैंड ने जो अमानवीय आचरण किया। इस प्रकार इन सभी घटनाओं का एन ने सांकेतिक उल्लेख अपनी डायरी में किया है। ये सब बातें ऐतिहासिक दस्तावेज है। साथ ही एन ने अपनी निजी जीवन को लेकर भी, अपने सुख दुखों और भावनात्मक उथल पुथल को लेकर बीच बीच में अनुभूतिमय वर्णन किया है। पीटर के प्रति उसके हृदय में प्रेम भरे भाव का वर्णन किया है। उसके द्वारा डायरी में किया गया ऐसा यथार्थ क्रमबद्ध वर्णन आपस में इतना घुल मिल गया है कि दोनों में, यानी ऐतिहासिक दस्तावेजों में और उसके जीवन के सुख दुख भरे क्षणों में, कोई अंतर नहीं रह गया है। अतः उक्त कथन से हम पूर्णतया सहमत हैं। इसमें ऐतिहासिक घटनाओं के साथ ही निजी जीवन के सुख दुख के क्षणों का सुंदर वर्णन किया गया है, जिससे दोनों में फर्क मिट गया है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, एन ने अपनी डायरी किट्टी को संबोधित चिट्ठी की शक्ल में लिखने की जरूरत क्यों महसूस की होगी? जब 12 जून 1942 को एन फ्रैंक का 13वां जन्मदिन मनाया गया, उस समय उसे उपहार में एक डायरी प्राप्त हुई। साथ ही साथ उसे एक गुड़िया भी प्राप्त हुई। इस गुड़िया को किट्टी नाम से संबोधित करते हुए एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में सभी प्रकार का वर्णन किया है। अज्ञातवास के दौरान रहने के अवधि में उसके द्वारा भोगे गए और उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखे गए जीवन की समस्त घटनाओं का तथा उसके परिवेश में उसके आसपास घटित घटनाओं का जीवंत वर्णन इस डायरी में एन फ्रैंक द्वारा किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने हृदयगत भावों को बोलकर अभिव्यक्त करता है। जब बोलकर अभिव्यक्त करने की स्थितियां नहीं बनती, तब वह हृदयगत भावों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करता है। डायरी लेखन भी ऐसी ही एक विधा है जिसमें कोई भी लेखक अपने हृदयगत भावों को लिखकर अभिव्यक्त करता है। एन फ्रैंक ने भी अपनी डायरी को किट्टी को संबोधित करते हुए अपने मन की सारी बातों को लिखते हुए ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में अपने अज्ञातवास के दौरान जिए गए जीवन की सभी घटनाओं को अंकित किया है। इस प्रकार से एन ने अपनी डायरी में किट्टी को संबोधित करते हुए ही इन सब बातों को लिखा है। इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब 12 जून 1942 को एन फ्रैंक का 13वां जन्मदिन मनाया गया, तो उसे सफ़ेद और लाल कपड़े की जिल्द वाली एक नोटबुक और एक गुड़िया उपहार में प्राप्त हुई। तभी उसने तय किया कि वह उस नोटबुक को अपनी डायरी बनाएगी। तब उसने उस गुड़िया को किट्टी नाम से संबोधित करके लिखना प्रारंभ किया। जो गुड़िया उसे जन्मदिन में उपहार स्वरूप प्राप्त हुई थी, उस गुड़िया को उसने किट्टी नाम से संबोधित करते हुए डायरी लिखना प्रारंभ किया। परिस्थितिवश इसके 1 महीने बाद ही अज्ञातवास में जाने की नौबत आ गई। वहां पर भी एन ने उसी तरह डायरी लिखना जारी रखा। एन ने किट्टी को ही संबोधित कर चिट्ठी के रूप में डायरी इसलिए लिखी कि वह गुड़िया उसे अत्यधिक प्रिय थी। उसे वह अपनी सहेली एवं मित्र मानती थी। अज्ञातवास में भी सभी 8 सदस्यों में वही सबसे छोटी थी। अज्ञातवास में रहने वाले 8 सदस्यों में सबसे छोटी एन फ्रैंक ही थी। परिवार के अन्य लोग
सामयिक बातों पर चर्चा करते थे, अलग अलग विषयों पर अलग अलग बातों पर वे चर्चा करते थे, जिस प्रकार की परिस्थितियां होती थी उन पर चर्चा करते थे। मिस्टर डसेल उसके कामों की नुक्ताचीनी करते थे तथा मम्मी उसे उपदेश देने लगती थी। वे लोग उसके मनोभावों की उपेक्षा करते थे। इस कारण एन का लगाव अपनी गुड़िया किट्टी से हुआ तथा उसने किट्टी को संबोधित करते हुए डायरी लेखन किया। एकांत गुप्तवास में समय व्यतीत करने का यही अच्छा साधन था, इसलिए उसने डायरी का लेखन गुड़िया को संबोधित कर लिखा, जो कि उसकी किशोरावस्था की अनुभूति के कारण उचित ही मानना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 4 में वर्णित एन फ्रैंक द्वारा रचित डायरी के पन्ने से संबंधित अभ्यास प्रश्न हल किए हैं। अगले वीडियो में हम उपयोगी पाठ्य सामग्री लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।